भूल गया मैं एक्चुअली, कल देता हूँ इंडेक्स। चल छोड़, अब जो सीख रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कर अभी, ठीक है। तो अपन आज के लेक्चर में, आज के एजेंडा में वो क्या है वो तो इंडोस दे दूंगा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर के ऊपर कैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ वर्क है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क, 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं जनरली, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक होता है जीरो वर्क डन और एक होता है निगेटिव वर्क डन, ठीक है। इन तीनों के अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो हमें तुरंत समझ में आएगा कि ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, कोई एक एग्जांपल से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि मान लो यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं F फोर्स लगा रहा हूँ और ये ब्लॉक का S अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो ब्लॉक देखोगे तो ब्लॉक आगे आएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव वर्क डन में, तो एंगल देखना है किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पे फोर्स भी यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, तो थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स F विल बी पॉजिटिव। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू F इंटू एस, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे कैसा आया, पॉजिटिव आया। जीरो कब आएगा उसका भी एग्जांपल जस्ट अभी रिकॉल कर रहे थे, तब मैंने बता दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर जा रहे हैं और वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का था। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बस पकड़ लिया यहाँ से, इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। जैसे कूली अपने सर के ऊपर सूटकेस लेकर जा रहा था, ग्रेविटी के कारण कितना वर्क डन कहा हमने, 0, क्योंकि ब्लॉक आगे जा रहा था, सूटकेस आगे जा रही थी, आदमी उसे आगे लेकर जा रहा था, ग्रेविटी उसको आगे नहीं लेकर जा रही थी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन डिस्प्लेसिंग दिस एस डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा कितना है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो वर्क डन के फॉर्मूला में एफ एस कॉस 90 डिग्री लिखोगे तो वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फोर्स 0 कब होता है, इसका भी हमने एग्जांपल देखा था। निगेटिव फोर्स, वर्क डन बाय निगेटिव फोर्स, कोई एग्जांपल बता सकता है क्या, किसी को पता है निगेटिव वर्क डन कब होगा? ये कोई नया नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये क्लास की बात है। यस श्रद्धा, बोल बेटा, निगेटिव वर्क डन का एग्जांपल। वॉकिंग, लेकिन कौन सा फोर्स, वॉकिंग में फोर्स कौन है जो निगेटिव वर्क डन कर रहा है? वर्क डन कौन करेगा? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स। यस, सो फ्रिक्शन फोर्स किसी ब्लॉक के ऊपर रखता है तो वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शन फोर्स हम निगेटिव कह सकते हैं। देखो बता रहा हूं, अभी थोड़ा ऊपर करूं इसको। यस, मैं थोड़ा बीच से हट जाता हूं, यहाँ पे मैं खुद को हटा देता हूँ, ठीक है। बाय बाय बच्चों। यस, तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि एक रफ सरफेस है, इसको जूम करके देखो थोड़ा सा, रफ सरफेस है यहाँ पे ये, ठीक है। तुमने एफ फोर्स लगाया, तुमने एफ फोर्स इसके ऊपर लगाया, ठीक है, ब्लॉक आगे चला, ठीक है। लेकिन जब तुमने एफ फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, और फ्रिक्शन कहाँ लगता है? फ्रिक्शन लगता है पीछे। तो ब्लॉक तो आगे जाएगा, नो डाउट, ब्लॉक एस डिस्टेंस आगे चला गया, मुझे कलर सिलेक्ट करने दो। ब्लॉक जो है वो एस डिस्टेंस आगे चला गया क्योंकि एफ ये ज़्यादा था और ब्लॉक यहाँ पे आ गया। लेकिन हमें फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पूछा है, तो हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे है पीछे, डिस्प्लेसमेंट उसका आगे हो रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम लिखेंगे एफ एस कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री -1 होता है बच्चों, तो उस हिसाब से हमारा आंसर रेडी हो गया है, माइनस एफ इंटू एस, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज माइनस एफ इंटू एस, ठीक है। अगर इस एफ फोर्स की बात करो तो उसका पॉजिटिव है वर्क डन, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना, इज निगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीछे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसका आगे हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव आएगा, ठीक है, राइट। तो ये तीनों हमने टेबल में समराइज कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाए। एक बार देख लो, किसी को कुछ पूछना है
मुझे नहीं लगता इसमें डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये कल की ही बात है, बस हमने इसको ट्री डायग्राम में बना लिया है। ठीक है, तो मैं एक फीडबैक लेना, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल है, सभी पार्टिसिपेट करें, एक एग्जाम्पल है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एक ब्लॉक है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दोगे तो इजी लगेगा, इधर उधर देखोगे, टाइम पास करोगे, यहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, ठीक है, ऐप के बाहर मत जाना कोई, ठीक है, इधर उधर भी मत देखना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन 1 घंटा मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम इसको, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, म्यू की वैल्यू, म्यू जानते हैं ना सभी लोग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो ब्लॉक है वो 2 मीटर आगे आ रहा है, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय 5-6 फोर्सेस है, वो 5-6 फोर्सेस कितना वर्क डन करेंगे ये हमें पूछा है। वर्क डन बाय 5 न्यूटन फोर्स, सेकेंड हमें पूछा है नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा हमें पूछा है फ्रिक्शन फोर्स, और कौन सा बाकी है, और कौन से फोर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और कौन सा बाकी है, हाँ, और लास्टली नेट वर्क डन फाइंड आउट करो। इतनी चारों पांचों बातें हमें पूछी है, ठीक है। वर्क डन बाय 5 न्यूटन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, करना क्या है, बस एंगल देखो, वो पर्टिकुलर फोर्स का एंगल देखो, और इस डिस्प्लेसमेंट के साथ उस एंगल का कंपेयर करो, 0 है, 90 है या 180 है, उस हिसाब से हर एक का आंसर आ जाएगा। ब्लॉक का वेट 2 kg, चलो मान लो 2 kg है, मास कहो, मास, वेट नहीं, मास कहेंगे, 2 kg इज मास नॉट वेट, जी से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वेट हो जाता है, ठीक। चलो करो जल्दी, 2 kg का ब्लॉक, 5 न्यूटन का फोर्स, 0.2 का फ्रिक्शन, 2 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो हमें फाइंड आउट करनी है इतनी सारी चीज़ है। पहला आंसर मैं निकाल रहा हूँ, इतना समय नहीं लगना चाहिए, स्पीड अप करो, पढ़ाई करते रहो। सो 5 न्यूटन का वर्क डन हम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, हाँ 10 जूल आया, वेरी गुड। सो 5 न्यूटन कहाँ लग रहा है, तो 5 न्यूटन इज हियर, और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर यहाँ पे हो रहा है, थीटा कितना है 0 डिग्री, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा हमारा एफ एस कॉस 0 डिग्री, फोर्स है 5, ये डिस्प्लेसमेंट 2, कॉस 0 इज 1, दैट इज 10 जूल, पहले का आंसर आ गया 10 जूल, ठीक है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगती है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है यहाँ पे, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, लो कर लो बात, तो 90 डिग्री मतलब नॉर्मल रिएक्शन कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इसको 2 मीटर आगे लेके जाने में, हम कहेंगे नहीं, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, कॉस 90 इटसेल्फ इज 0, सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, कॉमन सेंस है ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ उसे डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बताओ कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना 180 डिग्री का, ये कोई मैं एफबीडी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बस वो डायरेक्शन बता रहा हूँ फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है, राइट। चलो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे पहले निकालो, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर 2 इंटू 10, कितना हो गया ये 4 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा फिर 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू कॉस 180 डिग्री, माइनस में आंसर आएगा कितना आएगा ये -8 जूल। और लास्ट कौन सा है अभी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 90 डिग्री का एंगल, वेरी गुड, यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो उसको वही खत्म कर दिया। 5th पॉइंट पे नेट वर्क डन कितना होगा, अभी दो फोर्सेस है यहाँ पे, एग्जैक्टली यस, 2 फोर्सेस है एक्टिव, कौन से, एक 10 जूल और एक -8 जूल, ठीक है। तो अपन एफ नेट निकाल लेते हैं, एफ नेट कितना है अपने पास 10 - 8 दैट इज 2 जूल्स, ठीक है, 2 जूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेट कितना कहेंगे 2 इंटू 2 दैट इज 4 जूल, ठीक है। लास्ट वाला बिट आई होप समझ में आया है। लास्ट में क्या किया मैंने, ओवरऑल चार फोर्सेस में से 2 फोर्सेस तो 0, ये फोर्स 0 हो गया,
और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स 0 हो गया। दो फोर्स कौन से बचे, ये 10 जूल और ये नीचे मेरे पीछे जो लिखा है वो है -8 जूल। तो एक फोर्स उसको 10 न्यूटन से आगे खींच रहा है, एक फोर्स उसे 8 जूल से पीछे वर्क कर रहा है। सो 10 जूल का वर्क आगे, 8 जूल का वर्क पीछे। तो नेट वर्क कितना हो रहा है, यहाँ से भी देख के बोल सकते हो तुम 2 जूल का हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट। 10 कुछ तो गड़बड़ की ना हमने यहाँ पे। 2 वर्क डन ही डायरेक्टली मिल गया हमें, फोर्स क्यों निकाल रहे थे हम। लेट मी करेक्ट दिस। ऑलरेडी अपने पास वर्क है ना, तो नेट वर्क डन निकाल सकते हैं ना हम। W नेट इज इक्वल्स टू, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। W1 प्लस W2, वर्क डन बाय फोर्स इज 10 जूल माइनस फ्रिक्शन कितना है 8 जूल। सो डायरेक्टली आंसर इज 2 जूल। सो नेट वर्क डन कितना हो गया, 2 जूल हो गया। बाकी के 0, एक एक्सटर्नल फोर्स का और एक फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है, चलो जो लिख रहा है वो जल्दी से लिख ले, फिर हम आगे और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन पूछा है हमें, वर्क डन बाय दिस F फोर्स जो कि 50 न्यूटन है, और फ्रिक्शन फोर्स पूछा है फॉर द गिवन शोन बिलो। ये वाली फिगर के लिए हमें दोनों फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करना है। करो जल्दी। यस, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 50 न्यूटन का कितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय 50 न्यूटन जूल्स, 50 न्यूटन जूल क्या कह रहा हूँ, वर्क डन बाय 50 न्यूटन फोर्स कितना होगा, फोर्स 50, डिस्प्लेसमेंट 5, उनके बीच में एंगल कितना 0 डिग्री का, कितना आया ये 250 जूल्स। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है S और कॉस 180 डिग्री। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू इंटू एन से। म्यू कितना है 0.1, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है mg के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर नीचे mg, तो n किसके बराबर होता है mg के बराबर। जिसको पता नहीं उसको बोल दिया यहाँ पे। अच्छा, m कितना है यहाँ पे 10 kg, और m 10 kg और g की वैल्यू भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन इज द फ्रिक्शन फोर्स। बस यहाँ पे पुट कर देंगे, 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 5, कॉस 180 डिग्री इज -1, सो -50 जूल इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, वर्क डन नेट पूछेंगे तो क्या कर देना, दोनों को ऐड कर दो, 250 प्लस -50, तो कितना हो जाएगा ये 200 जूल। इट विल बिकम 200 जूल्स। ओके, आ रहा है सार्थक? यस, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वो ग्रिप में आ जाए फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि 0 डिग्री क्यों लिया, 180 डिग्री क्यों लिया। स्टार्टिंग में ही बता दो कि माइनस से लिख दो तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगी ना। तो एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गए तो यस तुम कर सकते हो। फ्रिक्शन आया मतलब निगेटिव ही आएगा वर्क डन, क्योंकि वो मोशन के अपोजिट में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। रोलिंग में एक केस आता है जहाँ पे फ्रिक्शन उसकी के डायरेक्शन में होता है। चलते हैं आगे, अभी एक वेक्टर वाला सवाल करेंगे। एक वेक्टर वाला सवाल करेंगे, एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल है अ फोर्स, क्या दिया है, F इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इज अप्लाइड on a block and it get displaced from, coordinates दिए हैं, क्या दिए हैं 2,1,0 to 3,4,2, और बोला है find the work done, find the work done by the force F। ठीक है, तो हमें ये गिवन है फोर्स और ये दो कोऑर्डिनेट ऐसे कुछ गिवन है, और हमें पूछा है कि वर्क डन निकाल। फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, 210 और 342 ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हैं। कैसे हम डील करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा सोचो और मुझे डिस्कस करो, मेरे साथ बताओ, डिस्कस करो क्या लगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट हम इसको वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स किस में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। आई कैप जे कैप के कैप, मतलब फोर्स इज गिवन इन अ वेक्टर फॉर्म। अच्छा, वो तो पुट करेंगे अपन, चलो पुट कर देते हैं हम वैल्यूज को। पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको थोड़ा डील कर लूँ।
तो हमने इसको लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, तो इस कोऑर्डिनेट फॉर्म से अपन वेक्टर फॉर्म तो लिख सकते हैं ना इसका। तो डिस्प्लेसमेंट s हम लिख सकते हैं इस प्रकार से x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। अच्छा, तो x2 क्या है? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? ये उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 3। इनिशियल पोजीशन का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2 i कैप। सिमिलरली y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 करोगे 4 माइनस 1 j कैप प्लस z2 दैट इज 2 माइनस 0 2 माइनस 0 k कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर फॉर्म में। सो कोऑर्डिनेट फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें फिर से बता दिया, जो कि हमने टॉपिक जिसका नाम था वेक्टर वहाँ पे पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, चलो तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये 2k कैप। सो डिस्प्लेसमेंट भी हमें वेक्टर फॉर्म में मिल गया है। तो वर्क डन के फॉर्मूला में हम सीधा सीधा पुट कर सकते हैं। फोर्स को तो लिख दिया हमने 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये वाली टर्म। सो लिख देते हैं दैट इज i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमारे सामने और एक मुसीबत खड़ी हो गई, मेरे लिए तो नहीं, तुम लोगों के लिए, जिसको नहीं आता उनके लिए हो सकती है। इसको सॉल्व कैसे करें? इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं? किसी को याद है क्या? वो जमाना हो गया अभी वेक्टर को। यस, कोई भी एक बताओ। बिल्कुल, श्रद्धा को हम बताना का मौका देते हैं। श्रद्धा बता बेटा। डॉट प्रोडक्ट से, क्रॉस नहीं, डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है? कैसे करूं मैं इसको सॉल्व? क्या लिखूं पहले? मैं क्या लिखूं? हाँ वेरी गुड, तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है बच्चों, दिल को तसल्ली मेरी मुझे। तो आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या कहते हैं वो थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। वेक्टर में सिखाया था मैं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ऑब्वियसली उसके कोएफिशिएंट के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब कि हम 3 आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा? 3 आएगा। ठीक है, और एक बात हमने यहाँ पे की थी कि एक शॉर्टकट है कि इतने पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे आई डॉट जे का आंसर आता है 0, आई डॉट के का आंसर आता है 0, क्योंकि आई और के एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट मतलब cos 90, दैट इज आंसर गिविंग एज 0। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या है कि आई को जे के साथ मल्टीप्लाई क्यों करते हो? आंसर 0 ही आने वाला है। तो क्या करो, भाई भाई के साथ मल्टीप्लाई करो। आई कैप जे कैप भाई कैप के कैप मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली उनको कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कट द क्रैप, सिंपल क्या करना है, 3 इंटू 1 दैट इज 3। बीच में क्या है अभी? प्लस 4 इंटू प्लस 3 इज कितना होगा? 3 इंटू, कलर क्यों चेंज हुआ? 3 प्लस कितना है? 12, और ये -5 प्लस 2 -10। ठीक है, अच्छा कितना आया ये? 5 जूल्स, -5 जूल्स। ठीक है, सो वर्क डन कितना आया? -5 जूल। मतलब कोई एक रेजिस्टिव फोर्स होगा, ये माइनस आंसर आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसका वर्क डन हो रहा है। ठीक है, माइनस है प्लस है, प्लस ही होगा ना भाई, क्यों? माइनस प्लस 5 जूल, सो इट्स अ पॉजिटिव फोर्स। निगेटिव आता तो कहते कि ये उसके अपोजिट है। 3 + 12 - 10 इज +5 जूल, सो आंसर इज पॉजिटिव, वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वेक्टर आया तो डॉट प्रोडक्ट आना जरूरी है। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म आया, और हमेशा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते उतने ही लेते हैं, फालतू के क्वेश्चन में कवर नहीं करता। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे, नहीं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे वैसे ही क्वेश्चन हम क्लास में करते। तो बहुत ध्यान से सुनना जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में करूंगा। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म से हमने उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा है, x2 - x1 कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करते हुए हमने ऐसा लिखा था। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। यस, किसी को डाउट है? हम डाउट भी ले, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाले अपन सवाल करेंगे अभी। ठीक है, देखो सभी लोग ध्यान से देखना। तो अपन यहाँ पे हेडिंग लगा रहे हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा, वेरिएबल फोर्स क्या मतलब है? कहाँ से आया ये वेरिएबल फोर्स? अभी तक तो जितने भी हमने फोर्स लिए थे वो कांस्टेंट थे। ठीक है, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3i कैप, 4j कैप, -k कैप। ठीक है, वेरिएबल फोर्स कैसे होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं इस हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं हम कि मान लो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है। ठीक है, वही हमारा घिसा पिटा एग्जाम्पल।
ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, घिसा पिटा नहीं, उसे स्टैंडर्ड कहना चाहिए, क्यों इसको बदनाम करेंगे हम। एफ फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये एफ फोर्स से ये डिस्प्लेस हो रहा है इसकी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ वो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये फोर्स है ना वेरी कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने कम फोर्स लगाया, बाद में मैंने फोर्स को इंक्रीज किया। सर ये तो आप शब्दों में कह रहे हो, लेकिन उसको लैंग्वेज में या मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे कि कोई गिवन फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। मैंने तो शब्दों में कहा कि फोर्स मैंने पहले कम लगाया, बाद में मैं बहुत जोर से फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब वो वेरिएबल फोर्स है। लेकिन क्वेश्चन में मैथमेटिकली वो कैसे गिवन होगा, तो कई बार हम कभी ये लिखा हुआ सुना होगा तुमने, एफ इज इक्वल्स टू, ये ऐसा छोटा एफ लिखते हैं और उसके अंदर ऐसा एक्स लिखते हैं। कई बार हमने इक्वेशन में ऐसा दिखा होगा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसे हमने पढ़ा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का सिंपल मीनिंग क्या है कि फोर्स की वैल्यू एक्स क्या है, एक्स इन दिस केस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये रिलेशन इंग्लिश भाषा में कैसे रीड करोगे? फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसका कुछ ना कुछ ऐसा इक्वेशन गिवन होगा, कई बार इसके कोई भी इक्वेशन होगा, एफ कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 4, कुछ भी ऐसा, एफ इज इक्वल्स टू 3x प्लस 8x² प्लस समथिंग, इस प्रकार के कुछ ऐसे इक्वेशन हमें दिखाई पड़ेंगे। तो समझ लेना कि वो वेरिएबल फोर्स है। एक्स की वैल्यू बदलोगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो एफ की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? एक तो है कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एफ इज इक्वल टू 3 न्यूटन लिखा होगा, 4 न्यूटन लिखा होगा, 8 न्यूटन लिखा होगा, तो ये सभी कांस्टेंट फोर्स है। वेरिएबल फोर्स कैसे पहचानोगे? इक्वेशन में कोई वेरिएबल दिखेगा, एक्स दिखेगा या टाइम दिखेगा, ज्यादातर एक्स के टर्म में ही होगा वो, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि कोई भी चीज चेंज होती है तो उसको एक एडवांस मैथमेटिकल टूल हमने सीखा था जिसका नाम था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? चीजों को जोड़ना। अभी उसके बेसिक में क्यों जाना, कैसे करना है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे अपन वर्क डन निकालेंगे ना इस वेरिएबल फोर्स का, तो मैं नीचे लिख के देता हूँ मस्त बढ़िया से, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालोगे? तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए अपन इंटीग्रेशन यूज करेंगे। मैं बताऊंगा ना कि कैसे करना है, बस देखो एक बार। एफ डॉट डी एक्स कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक, कयामत से कयामत तक, ठीक है। तो ये उसकी लिमिट्स होती है। जिसको इंटीग्रेशन का बेसिक याद है उसको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बादाम नहीं खाते उनके लिए बताना पड़ेगा। x1 मतलब कहाँ से शुरुआत किया डिस्प्लेसमेंट, x2 मतलब अपर लिमिट कहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हमें मिल गया कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसका कुछ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो इसको समअप करूँ क्या एक बार फिर से? वेरिएबल फोर्स जहाँ पे एक्स वगैरह इक्वेशन में फोर्स के गिवन होंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका इंटीग्रेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि हाँ, आई होप क्लियर होगी कि हाँ, कि वर्क डन वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, लेट्स राइट वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या गिवन है हमारे प्लेट में? अ ब्लॉक of mass 5 kg is pulled, किससे पुल्ड किया भाई? by an external force which displace नहीं लिखा है, which depends on its position, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी फैमिलियर होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन सिर्फ नंबर दिए हैं, पूरी लैंग्वेज की लैंग्वेज दी होती है, वो रीड भी हमें करनी होती है। तो लेट मी कंप्लीट दिस नाउ। विच डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन x एज f इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 2x प्लस 1 न्यूटन। सो जैसी प्रैक्टिस हो जाती है हम इसको नहीं पकड़ लेते कि हाँ, इस क्वेश्चन में जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है, ये f की वैल्यू गिवन है और 5 kg का मास है, ठीक है। ओके, और आगे क्या कहती है लैंग्वेज? फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन कहां से कहां तक भाई बता जल्दी? इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम पोजिशन x इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं, फ्रॉम रेस्ट टू x इज इक्वल टू 2 मीटर, इसको थोड़ा रिफाइन कर दो।
ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। 5 किलो का ब्लॉक और फोर्स की वैल्यू इतनी गिवन है, तो यहाँ से पता चलता है कि फोर्स अगर एक नंबर होता तो हम सीधा सीधा 5 अपना उसको मल्टीप्लाई कर देते डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और फोर्स को। यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो अपन वर्क डन के लिए फॉर्मूला सीधा सीधा लिखेंगे एफ डॉट डी एक्स। ये देखो अभी इंटीग्रेशन का रिवीजन चल रहा है अभी यहाँ पे। तो फोर्स जो लिखा है वो लिख दो यहाँ पे। कितना लिखा है 4x² प्लस 2x+1, आगे dx ही लिख देना, ठीक है। और यहाँ से अभी हमें लोअर और अपर लिमिट लिखनी है। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल पोजीशन ब्लॉक की क्या है, रेस्ट है। रेस्ट मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, x = 2, मतलब अपर लिमिट इसकी क्या होगी 2, ठीक है। मुझे बताओ 4x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, x⁴n dx वाला। यस, तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे 4x² का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे 1, मतलब 3 टर्म का इंटीग्रेशन तुम्हें करना है और इससे सिंपल इंटीग्रेशन दुनिया में कहीं पाया नहीं जाएगा। यस, तो 4x² का इंटीग्रेशन अपन करेंगे, तो 4 तो साथ में आया है तो उसको एज इट इज रखेंगे। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ / 3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x² / 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा x, ठीक है। और किसी को डाउट है तो प्लेलिस्ट खोलो, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओ, अपना इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट खोलो, उसमें वीडियोस देखो, नोट्स देखो, सीख के आओ। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, ठीक है। लेकिन ये ASAP एज सून एज पॉसिबल इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए, ये हर एक टॉपिक में आएगा। सो 0 से लेकर 2 हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ x³ है, x² x है, वहाँ 2 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वो दिख रहा है, माइनस करके 0 पुट करेंगे। मैं बता रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। सो यहाँ पे ये 4/3 2 का क्यूब प्लस x मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ये 2, ठीक है, माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करोगे। मैं बीच में आ रहा हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करोगे। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो लोअर लिमिट में हर जगह पे 0 है तो वो आंसर 0 ही आने वाला है, वो यार प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, +4 + 2। इसे सॉल्व करो, बताओ कितना हो रहा है, 24/3 32, सॉरी नॉट 24, सो 8 4 ज़ा 32/3 + 6, ठीक है। तो यहाँ कुछ जगह बना लेते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं, वो हमारा आंसर है, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। तो ये कितना हो रहा है, 32 डिवाइडेड बाई प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो रहा है, ये 50/3 जूल्स, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है वो तुम लोग देख लेंगे, 50/3 जूल्स इज अवर फाइनल आंसर। मेन पॉइंट क्या था यहाँ पे मेन मुद्दा ये था कि इंटीग्रेट कैसे करें। इंटीग्रेशन आता है, मतलब ये आसान सा सवाल है। कोई और एक क्वेश्चन है क्या मेरे पास, नहीं, बाकी तो मैं अभी इसमें दे दूंगा फिर, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, प्रशांत, चलो। तो बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन डीपीपी में मिलेंगे। कितना वक्त मेरे पास है, और 10 मिनट है, वेरी गुड। और एक छोटा बिट में कवर कर लेता हूँ जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन, ठीक। इसको थोड़ा अपन मशीन लर्निंग के द्वारा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, वाह। तो ये हेडिंग है हमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है। क्या है, तो हम जस्ट अभी पिछले एग्जांपल में फिर से चलते हैं। इस एग्जांपल की क्या कॉन्सेप्ट थी कि फोर्स वेरी करेगा तो वर्क डन कैसे करोगे, हाँ ठीक है। उसके पहले क्या था, सिंपल फॉर्मूला लगाए थे हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म में, नहीं तो फोर्स कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या 0। ग्राफिकल वे में मतलब यहाँ पे ग्राफ दिया होगा, ग्राफ से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, अभी तक जितना पढ़ा है मैंने उसके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कांस्टेंट फोर्स का क्वेश्चन, वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालने वाला क्वेश्चन,
और ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो सुनो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे फोर्स, एक्स एक्सिस पे अपन डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। कोई एक ऐसा रैंडम ग्राफ निकालते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार है, यहाँ से शुरुआत होता है x1 से, डिस्प्लेसमेंट में x ले लेता हूँ, ठीक है, लेटर x यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ s। x1 से x2 यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसने कितना वर्क डन किया वो इस ग्राफ को देखते हुए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ही चीज याद रखनी है कि ये जो इसका एरिया अंडर द कर्व है ना, ये इसका एरिया अंडर द कर्व वो हमें वर्क डन देगा, ठीक है। तो वो पॉइंट हम नीचे लिखते हैं और एग्जांपल से उसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम, ठीक है। सो वी नो दैट, क्यों लिख रहा हूं मैं ग्राफिकली, यहाँ पे एक ही पॉइंट हम लिखेंगे, ग्राफिकली वर्क डन is calculated by area under the curve CURVE, area under the curve of F versus X ग्राफ, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं। तो सिंपल अगर मैं लिखूं वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक है। इतना पॉइंट हम पकड़ लेते, क्यों एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हमें वो समझ में आएगा कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। एक ही पॉइंट यहाँ से उठाएंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई कर्व दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर्व नहीं होगा, बहुत ही सिंपल से एक स्ट्रेट लाइन होगी या कोई एक ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होगा, उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में देखेंगे, वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि एरिया अंडर द कर्व से ग्राफिकली वर्क डन कैसे देखते हैं। कुछ पेजेस में ऑलरेडी ऐड करके ही रखता हूं, बाद में पेजेस ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में एरिया अंडर द कर्व से हमें वर्क डन निकालना है। एक एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, यस, फाइंड the work done, find the work done by a force in displacing the body, by the force in displacing the body from x is equals to 0 to x is equals to 35 meter, बाप रे। The force varies with displacement, force varies with displacement according to the graph given below, according to the graph given below, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो अच्छी बात होगी। This is x is equals to 0, yes. तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम लोग पढ़ सकते हो, तब तक मैं नीचे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए क्या ग्राफ दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा ग्राफ गिवन है ऑलरेडी, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है बच्चों, क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो मैं ड्रॉ कर दूं, ओके, यस। सो दिस इज 10, ये फोर्स न्यूटन में गिवन है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, और यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, एंड अगेन दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 30, और ये यहाँ पे इसी को ही 35 कर दीजिए, दिस इज 35, थोड़ा पहला इजी रखते हैं क्वेश्चन। ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फोर्स वहां पे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कोई नंबर वगैरह लिखे हैं, हमें पूछा है कि वर्क डन निकालो। हाँ,
करेंगे क्या, ये टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कर्व कौन सा है हमारा, ये कर्व है ना, येलो वाला, ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारा कर्व तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो उसके नीचे जितना भी एरिया है, उसके नीचे कितना एरिया, ये वाला, मतलब उसका जितना एरिया ऑक्यूपाइड है वो एरिया निकालो, वर्क डन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें, ये ट्रैपेजॉइडल दिख रहा है क्या, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं ये। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही हमारा वर्क डन होगा। क्यों, क्योंकि अगर ग्राफिकली कोई पूछेगा तुम्हें वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हमें कॉन्सेप्ट में लिखा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर दी एफ एक्स ग्राफ या एफ एक्स कर्व। ठीक है, ये एरिया कैसा है, एरिया कैसा है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल है। ट्रेपेजॉइडल, किसी को ट्रेपेजॉइडल का कभी फॉर्मूला याद नहीं आया ना, तो इसको ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा, ये एक ट्रायंगल प्लस ये एक रेक्टेंगल प्लस ये एक ट्रायंगल ऐड कर देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या होता है, कि कोई बता सकता है क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये साइड कितनी है, मान ले ये ए है, और ये जो बाजू है, ये बाजू है बी, और हमें ये एच हाइट भी जाननी पड़ेगी। तो क्या कहता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू एच, दिखाई पड़ रहा है, यस। ओके, तो ए कितना है, ए मेजर करो यहाँ से, 30 माइनस 10 करो, यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से ये 10 माइनस करो, 20 हो जाएगा वो। 20 प्लस बी कितना है, टोटल 35 है। हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ देख कितनी हाइट बता, 10, बस ये काट दे, ये 5 कर दे, और देख तू फिर वर्क डन कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 3 4 5 55 इंटू 5, दिस इज योर वर्क डन। कितना आता है ये, 275 जूल्स, दैट्स इट, ये 275 जूल्स वर्क डन। अगर ट्रायंगुलर शेप होता ऐसा, बस इतना ही गिवन होता, ऐसा ही गिवन होता, तो उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने मस्त छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, और हम उसमें धोखा नहीं खाएंगे, हम अच्छे से करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक दो ने बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी होमवर्क पे दे दूंगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा एनर्जी एंड इट्स टाइप। वर्क डन तो हो गया, टॉपिक का नाम हमने लगाया है वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क तो खत्म है, बधाई हो, सिंपल सा वर्क हमने खत्म किया। अभी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब मंडे को हम पढ़ेंगे एनर्जी। मंडे को एग्जाम नहीं रहेगी, हम इस वीक की एग्जाम थर्सडे को लेंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा, इसके पहले जो टॉपिक है वो कंप्लीट, और जहाँ तक वर्क पावर एनर्जी खत्म होगा वहां तक। इसके पहले कौन सा था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन प्लस वर्क पावर एनर्जी में जितना थर्सडे तक सिखाऊंगा वो पूरा आएगा। सो यू हैव अ वेरी गोल्डन चांस कि तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन इस टॉपिक को बड़े दिल से पढ़ो, जो जो डाउट है मेरे से पूछो, जितने भी क्वेश्चन हो सके। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तुम्हारे पास, मेरे से स्ट्रैटेजी पूछो कि सर मैं कहाँ से सॉल्व करूँ, पहले मैं क्या करूँ, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करूँ, पूरे डिस्कशन का समाधान मेरी तरफ मिलेगा। अगर तुम कर रहे हो पढ़ाई तो जल्दी से स्टार्ट करो, थर्सडे में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट भी आएगा फिर। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।